आज देख सकते हैं आप लोग ध्यान से, क्लास 9th वाले बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे कि PT2 का जो एग्जाम हुआ है आपके रामकृष्ण विवेकानंद विद्या मंदिर हमारे बेतिया में एक स्कूल है, इसी स्कूल में PT2 का एग्जाम हुआ है। बाकी और भी स्कूल में एग्जाम हुए हैं, लेकिन ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं साइंस के, उसको डिस्कशन हम करने जा रहे हैं आज। ठीक है, इसलिए क्योंकि बच्चे का डिमांड आया हुआ है कि सर क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करके बता दीजिए क्या किसका क्या आंसर होगा। कल ही इस एग्जाम इसका हुआ है साइंस का। बाकी अगर भी स्कूल में एग्जाम होते रहता हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन पेपर लेके उसको भी डिस्कस कर दे, तो आप ध्यान देंगे। बाकी भी बच्चे 9th क्लास के दूसरे स्कूल के इस वीडियो को देख सकते हैं, जरूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा। क्वेश्चन है पहला, यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 5 kg। 5 kg मास दिया हुआ है। चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम 8 मीटर सेकेंड टू 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये दिया हुआ है, मतलब कि आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों दिया हुआ है, u और v, और 4 सेकेंड लग रहा है इस पूरा 8 से लेकर 12 मीटर पर सेकेंड होने में। ठीक है, और लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो m इंटू ए होता है। सबसे पहले तो ये समझना है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए होता है। अब आप बताइए फोर्स के फॉर्मूला में m इंटू ए के जगह पे चेंज इन वेलोसिटी आप लिख सकते हैं पर यूनिट टाइम के हिसाब से। तो आप लिखिए यहाँ पे v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी लिख दीजिए। ठीक है, v आपका हो गया फाइनल वेलोसिटी, u आपका हो गया इनिशियल वेलोसिटी। अब आप बताइएगा F बराबर m आपका कितना दिया हुआ, देखिएगा ध्यान से 5 kg दिया हुआ, इसको आप 5 kg यहाँ पे लिख दीजिए। अब बताइए फाइनल वेलोसिटी आपका देखिए 12 दिया हुआ है। क्या करना है आपको, 12 माइनस 8, और मीटर पर सेकंड तो आप नीचे भी लिख सकते हैं कॉमन में दोनों का। और आपका जो टाइम दिया हुआ आपका 4 दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका मीटर पर सेकंड और नीचे आपका यहाँ पे है सेकंड। तो ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। F बराबर क्या लिखिएगा, 5 kg गुना 12 माइनस 8 गया तो आपका होता है 4। क्या होता है आपका 4, ऊपर है मीटर नीचे है सेकंड, और सेकंड मिलकर हो गया सेकंड स्क्वायर। 4 से 4 कट गया। आप बताइए F बराबर कितना हो गया, 5 kg मीटर सेकंड स्क्वायर। ये जो है ये आपको न्यूटन के बराबर होता है, 1 न्यूटन के बराबर होता है। 5N आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बाद में ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कि F बराबर m इंटू ए होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे v माइनस यू बाई टी होगा। यहाँ पे बहुत आसानी से बना सकते हैं, 8th क्लास के बुक में भी ये सब क्वेश्चन दिया रहता है। मास 5 kg दिया हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी भी दिया हुआ, 12 से 8 घटा सकते हैं हम डायरेक्ट। तो 12 से 8 घटाइएगा 4 आएगा, नीचे 4 सेकंड दिया हुआ, टाइम का इंटरवल दिया हुआ 4 सेकंड, सेकंड मिलकर सेकंड स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ऊपर आपका m रह जाता है। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 kg मीटर सेकंड स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन होता है। फोर्स का ये ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ 5 न्यूटन आ रहा है, इसका मतलब हम लोगों का आंसर हो गया सी नंबर। तो 1 का कितना आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन ये भी फिजिक्स का है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। आपको पता है कि हमारे अर्थ के सेंटर पे लिख रहे हैं यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेट कितना होगा, मैंने वेट का मैग्नीट्यूड पता करना है। देखिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में आप क्लास में पढ़े होंगे, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में भी आप पढ़े होंगे। जो स्केलर क्वांटिटी होते हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं उनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जैसे अगर आपको फोर्स का बात करते हैं कि फोर्स क्या है, आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या कि फोर्स वेक्टर है कि फोर्स स्केलर, आपको पता होगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि फोर्स क्या है। ठीक है, वैसे ही यहां पे पूछ रहा है वेट का मैग्नीट्यूड कहां का, ये देखिए सेंटर ऑफ अर्थ का। अब अर्थ के सेंटर पे जो जी जो होता है, जी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब बताइए जी का वैल्यू 0, W बराबर वेट बराबर क्या होता है, m इंटू जी। वेट बराबर क्या होता है, m इंटू जी होता है। अब आप बताइए g जब 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा m में तो 0 ही ना आएगा। तो वेट आपका वहां पे जो मैग्नीट्यूड है वेट का वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डायरेक्शन से कोई मतलब है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इसको टिक लगा सकते हैं कितना पे, 0 पे। अब वहां पे g जो है आपका स्मॉल g, ये आपका 0 क्यों है, क्योंकि वहां पे जो फोर्स जो है, वहां पे जो वेट जो है वो चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बटा हुआ है एक बराबर। वहां पे एक दूसरे फोर्स जो है एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर दे रहा है।
जब कैंसिल आउट कर रहा है तो वहां पे जी आपका 0 हो जाएगा। इसको हम इरेज करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला का आप सी देखे हैं और दूसरा का आपका ए यानी कि 0 हो जाएगा। बाकी भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी लेस देन जी ग्रेटर देन जी, तो आपको लगाना है 0। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ अगर बढ़ते हैं, चलिए अगले पॉइंट की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ, तो ध्यान से देखिएगा यहां पे थर्ड क्वेश्चन हम लोग आता है। सेकंड तो हो गया, ए फैट पर्सन इज लेस अफेक्टेड बाय द कोल्ड वेदर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मोर। क्या होता है एक फैट पर्सन में? देखिए ये तो आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। अब फैट पर्सन का मतलब कि हेल्दी होगा, अब उसके बॉडी में एडिपोज टिश्यू बहुत ज्यादा होगा। एडिपोज टिश्यू के पास एडिपोसाइट सेल होता है जिसके अंदर फैट का ग्लोब्यूल होता है। ठीक है, अब इस फैट के ग्लोब्यूल की वजह से उसका जो बॉडी है इंसुलेटर का भी काम करेगा। मतलब कि ठंडा का दिन में उसको ठंडी उतना ज्यादा लगेगा नहीं क्योंकि हीट का लॉस नहीं होगा। गर्मी का दिन में गर्मी ज्यादा लगेगा क्योंकि एक तो लेयर है, मोटा लेयर चढ़ जाएगा। स्किन के जस्ट नीचे होता है एडिपोज टिश्यू। आपके एनसीईआरटी के बुक में क्लास 9 के टिश्यू चैप्टर में ये दिया हुआ है। अब एडिपोज टिश्यू किसका पार्ट है? कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। कनेक्टिव टिश्यू का और भी पार्ट है, जैसे एरियोलर है, ये आपका एडिपोज है, उसके अलावा स्केलेटल है, उसके अलावा फ्लूइड है। तो ऐसे ही करके बहुत सारे टिश्यू हैं। एनिमल टिश्यू में एडिपोज टिश्यू आता है। एरियोलर तो होगा नहीं, टेंडन लिगामेंट, स्ट्रिएटेड मसल तो होगा नहीं, प्लेटलेट तो होगा नहीं। तो एडिपोज टिश्यू के वजह से जो फैट पर्सन होते हैं वो इफेक्ट लिखा हुआ है कोल्ड वेदर में, प्रेजेंस ऑफ मोर क्यू इफेक्ट, मतलब लेस इफेक्ट क्यू होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एडिपोज टिश्यू। सी नंबर पर टिक लगाइएगा। ब्लड इज कंसीडर्ड एज, ब्लड क्या है? देखिए मिक्सचर है ब्लड। ब्लड क्या है? मिक्सचर है। बहुत आसान है, ब्लड एलिमेंट नहीं है क्योंकि ब्लड के अंदर आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सस्पेंडेड होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ब्लड कंपाउंड भी नहीं है, ब्लड एक सॉल्यूशन भी नहीं है, लेकिन ब्लड मिक्सचर है। लेकिन ब्लड के अंदर दो चीज पाया जाता है, एक होता है आपका प्लाज्मा, एक आपका क्या होता है? प्लाज्मा, और दूसरा होता है आपका ब्लड कर्पस्कल। ब्लड कर्पस्कल यानी कि ब्लड के सेल, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट आते हैं। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। प्लाज्मा जो होता है आपका 55% होता है, बाकी का 45% ब्लड कर्पस्कल होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें ऐसे लगा दीजिए क्योंकि बहुत सारे होते हैं, सबका अलग अलग वैल्यू होता है। हम वीडियो में बताए हुए, आप जाके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के बारे में देख सकते हैं मेरे वीडियो में। ठीक है, तो ये मिक्सचर है, ब्लड के बारे में पूछा। अगर प्लाज्मा पूछता तो प्लाज्मा फिर मिक्सचर नहीं है। प्लाज्मा फिर आपको मिक्सचर में, सॉरी प्लाज्मा मिक्सचर, प्लाज्मा फिर आपको मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर में आ जाता। ब्लड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, अब प्लाज्मा एक होमोजीनियस मिक्सचर है। क्यों है? क्योंकि वहां पे सिर्फ प्लाज्मा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली है। लेकिन अगर ब्लड का बात करते हैं तो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। दोनों मिक्सचर है, अंतर क्या है? ये होमोजीनियस, और जब इसको मिक्स कर देंगे तो हेट्रोजीनियस। तो ब्लड एक मिक्सचर, यहाँ होमो हेट्रो का बात ही नहीं आता है। Which of the following substances are homogeneous in nature? बताइए, ऊट तो है नहीं, हेट्रोजीनियस है, बहुत सारी चीज से बना है। सैंड तो है नहीं, हेट्रोजीनियस है। सॉइल तो है नहीं, हेट्रोजीनियस है। तो होगा कौन? आइस होगा, क्योंकि आइस के अंदर सिर्फ वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, H2O। आइस के अंदर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है हर एक जगह पे, इसीलिए होमोजिनिटी शो करता है। नेचर इसका होमोजीनियस है। हम वीडियो को पॉज करेंगे, इसको इरेज करते हैं, फिर आपको यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको इरेज करना पड़ता है। ठीक है, चलिए इरेज कर दिया। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ आप देख सकते हैं, फोटो देख के समझ में आ रहा होगा, टिंचर ऑफ आयोडीन के बारे में। ठीक है, लिखा हुआ टिंचर ऑफ आयोडीन इज ए मिक्सचर ऑफ टू मटेरियल एक्स एंड वाई। द मटेरियल वाई हैज ए प्रॉपर्टी दैट इट्स सॉलिड फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग बाय ए प्रोसेस कॉल्ड जेड। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड आपको फाइंड करना, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत आसान है। व्हाट कुड एक्स बी? सबसे पहले तो हम लोग को समझना है कि आयोडीन इन अल्कोहल, आयोडीन इन अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल? तो बोलेंगे इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल किस चीज का काम करता है? तो बोलेंगे एंटीसेप्टिक का काम करता है। एंटीसेप्टिक एनसीईआरटी की किताब में सेकेंड चैप्टर में ये दिया हुआ है 9th क्लास में, आप इसको पढ़ सकते हैं, जहां पे बताया है कि सॉलिड इन लिक्विड, लिखा नहीं है,
वो आपके टीचर जरूर आपके स्कूल में पढ़ाए होंगे। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन वहां पे तैयार किया गया है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जहां पे आयोडीन जो है एक सॉलिड है, आयोडीन क्या है, सॉलिड है। और एक चीज और बता दें आपको, इंटरेस्टिंग बात, सॉलिड तो है ही, एक प्रकार का ऐसा सॉलिड है जो डायरेक्टली सॉलिड से किस में बदलता है, सॉलिड से गैस में बदलता है, और डायरेक्टली गैस से किस में बदलेगा, सॉलिड में बदलेगा। सब्लिमेबल सॉलिड ऐसे प्रकार के सॉलिड को बोलते हैं। दूसरा इसका एक एग्जांपल, बहुत बेहतरीन एग्जांपल अगर सब्लिमेबल सॉलिड का देते हैं तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड हो जाता है, और भी बहुत सारा है। यहां पे आयोडीन इन अल्कोहल का हम लोग बात कर रहे हैं, एंटीसेप्टिक आप देख सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा कितना परसेंट, तो 2 से लेकर 3% होता है आयोडीन अल्कोहल में। देखिए टिंचर ऑफ आयोडीन भी बोलते हैं, 2.5% लिखा हुआ है WV। ये आप लोग पढ़िएगा, मोलारिटी नॉर्मालिटी आगे 11-12 में पढ़ाई होगा तब समझिएगा। अभी बस इतना याद रखना है, 2 से 3% आयोडीन अल्कोहल में सॉल्यूशन को हम लोग टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा जो लिखा हुआ है। आप बताइए कि सॉलिड के बारे में पूछ रहा है, लिखा टिंचर ऑफ आयोडीन ए मिक्सचर ऑफ 2 मटेरियल X एंड Y। अब X के बारे में लिखा, Y के बारे में लिखा है कि Y सॉलिड है। अब बताइए आयोडीन क्या हो जाएगा आपका, सॉलिड हो जाएगा। तो आयोडीन आप यहां पे लिख दीजिए आयोडीन। आप इसको आयोडीन को I2 भी लिख सकते हैं सिंबल के फॉर्म में, नॉर्मली मॉलिक्यूल्स के रूप में लिख सकते हैं। आयोडीन आपका केमिकल एलिमेंट नेम हो गया। उसके अलावा अल्कोहल बच गया। X जो था आपका देखिए लिखा हुआ है Y हैज ए प्रॉपर्टी दैट इज सॉलिड फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड, तो दूसरा जो बचा वो X होगा। अब जो X वाला जो होगा वो आपका अल्कोहल होगा, तो ये हो जाएगा आपका इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है, लेकिन हम लिख देते हैं C2H5OH या तो फिर CH3CH2OH भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अल्कोहल जो कि लगभग सारे ड्रिंक्स में ये अल्कोहल को यूज किया जाता है, जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है उसमें यूज, ये अल्कोहल का बहुत ही यूज है। ये क्लास 10th में आप पढ़िएगा कार्बन इस कंपाउंड चैप्टर में, इसके जस्ट एक पहले वाला ग्रुप वाला अल्कोहल आता है। अच्छा सॉरी, देखिए वीडियो थोड़ा सा बीच में टेक्निकल इशू की वजह से क्रैश कर गया था, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर से यहीं से कंटिन्यू करते हैं। कहां तक हम लोग पहुंचे थे कि इथाइल अल्कोहल के बारे में हम लोग समझ रहे थे कि C2H5OH या CH3CH2OH, और हम बता रहे थे मिथाइल अल्कोहल के बारे में जो कि डेड अल्कोहल है, बहुत ही खतरनाक है, उससे इंसान मर सकता है, पॉइजनस अल्कोहल है। तो यहाँ पे जो आपका X जो है वो इथाइल अल्कोहल लिक्विड हो गया, Y जो है आयोडीन हो गया। प्रोसेस जो है सॉलिड से गैस का या गैस से सॉलिड का, मिलने तो सॉलिड से गैस का सब्लिमेशन होता है। क्या होता है, सब्लिमेशन, और इसका अपोजिट वाला डिपोजिशन होता है, ठीक है। विच प्रोसेस वुड यू यूज टू रिकवर बोथ द कंपोनेंट X एंड Y फ्रॉम टिंचर ऑफ आयोडीन, मतलब बोल रहा है यहाँ पे कौन सा प्रोसेस रिकवरी के लिए यूज कीजिएगा। देखिए एक बात बताएं तो C नंबर तक ही इस सिलेबस में है, D नंबर जो है हमारे NCERT किताब से अब हटा दिया गया है, ठीक है। डिस्टिलेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, डिस्टिलेशन के माध्यम से ये अलग किया जा सकता है, रिकवरी किया जा सकता है। आपको ये याद नहीं रखना है क्योंकि आपके सिलेबस से हरदम के लिए हट चुका है। चलिए इसको इरेज करते हैं और थोड़ा सा वीडियो को पॉज करते हैं, फिर से नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ठीक है। चलिए फिर से यहां से हम लोग आ गए हैं, और इरेज करने के लिए पॉज करना पड़ता है क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है। जल्दी हम लोग डिजिटल बोर्ड लाएंगे, शायद दिसंबर तक सोचते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। एजर्सन और रीजन के बारे में समझेंगे बहुत ध्यान से क्योंकि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एजर्सन रीजन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप एक चीज कीजिएगा बस, इस वीडियो के माध्यम से आपका पूरा का पूरा एजर्सन रीजन सही होने वाला है। देखिए लिखा हुआ केमिकल चेंज ब्रिंग्स ए वेरिएशन इन केमिकल प्रॉपर्टी, ये सही बात है क्योंकि केमिकल चेंज में ही केमिकल प्रॉपर्टी में बदलाव आता है। फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टी, शेप साइज वगैरह ये सब का, केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल नेचर का, एटम का, मॉलिक्यूल्स का, ये तो सही है। अब आपको बिकॉज लगा के पढ़ना है, रीजन जो है बिकॉज लगा के पढ़िएगा। अब पढ़ना है बिकॉज केमिकल चेंज इज ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। देखिए बैठ नहीं रहा है, केमिकल चेंज इज ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन, ये सही है। प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज इज केमिकल रिएक्शन, ये भी सही है, क्लास 10 के बुक में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन बिकॉज लगा के आप पढ़ के देखिए नहीं बैठ रहा। इसका मतलब ए नंबर सही नहीं है। ए नंबर बोलता है कि एजर्सन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, माने रीजन जो है वो एक्सप्लेन करता है ए को, लेकिन यहां एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसीलिए आपका ये हो जाएगा बी नंबर सही, ठीक है। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एजर्सन रीजन में फिजिक्स का क्वेश्चन है, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, जस्ट हम लोग सॉल्व किए हैं। ए बॉडी हैज नो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एकदम 100% सही है। G बराबर 0 होता है,
क्योंकि वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, वेट का, वो इक्वल होता है, बराबर होता है। जो फोर्स लगा हुआ है एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है, इसीलिए सेंटर पे G 0 हो जाता है। दिस इज बिकॉज G इज इक्वल टू 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। देखिए यहां तो पहले ही से बिकॉज लगा दिया है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन बन गया, एक प्रकार से सेंटेंस बन गया। ध्यान से देखिएगा, एट द सेंटर ऑफ अर्थ ए बॉडी हैज नो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिकॉज G इज इक्वल टू 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। कितना अच्छा से बैठ रहा है, तो आप आंख बंद करके यहां पे ए लगा सकते हैं बहुत आसानी से। बिकॉज लगा के पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ए का मतलब क्या है, एजर्सन रीजन, दोनों सही है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन। ठीक है, वाटर हायासिंथ, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। वाटर हायासिंथ, हाइड्रोफाइट्स आप पढ़े होंगे एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में, जैसे लिली, वाटर हायासिंथ, लोटस। तो आपको एरेनकाइमा वाला टॉपिक जरूर पढ़े होंगे, एनसीईआरटी में भी थोड़ा बहुत दिया हुआ है इसके बारे में। सिंपल परमानेंट टिश्यू आप लोग पढ़ते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो पैरेनकाइमा में भी 3 पार्ट पढ़ते हैं, स्टोरेज या सिंपल पैरेनकाइमा, एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा। तो एरेनकाइमा वैसे टिश्यू को बोलते हैं जिसके अंदर बहुत सारा स्पेस होता है, कैविटी होता है, एयर बबल्स भरे रहते हैं ताकि फ्लोटिंग में मदद करा सके। देखिए ये बायोलॉजी को हम फिजिक्स से कैसे जोड़ेंगे, ये बायोन्सी का टॉपिक भी डिस्क्राइब करेगा एक प्रकार से। बायोन्सी आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में आगे। बायोन्सी का मतलब हो गया कि जैसे कोई भी चीज फ्लोट कर सके। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ड्रैग फोर्स के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, ड्रैग फोर्स के बारे में। वाटर हायासिंथ कैन फ्लोट ऑन वाटर सरफेस, ये सही है, 100% सही है। सेकंड पॉइंट पढ़िएगा, बिकॉज लगा के, ये आपको ट्रिक हम सिखा दे रहे हैं, ये आपको 11th 12th तक काम आएगा। बिकॉज लगा के पढ़िएगा, वाटर हायासिंथ कैन फ्लोट ऑन वाटर सरफेस बिकॉज एरेनकाइमा टिश्यू इज प्रेजेंट इन वाटर हायासिंथ, 110% सही है। इसका आंसर आपको ये लगाना है। देखिए बिकॉज नहीं लगाइएगा तो आपको लगेगा दोनों सही है, पता नहीं एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन बिकॉज लगा के आप पढ़ के देखिए। बिकॉज एरेनकाइमा टिश्यू इज प्रेजेंट, एरेनकाइमा है, इसी के वजह से वाटर हायासिंथ तैरता है। यहां पे G 0 है, इसी के वजह से लिखा हुआ है नो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मैंने बॉडी पे कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम नहीं करेगा, वहां पे कुछ नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाला बिकॉज लगा के देखिए, कोई मतलब नहीं होगा। दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन से कोई मतलब ही नहीं रखता है, इसलिए ऊपर वाला बी, ये दोनों ए हो गया। ए का मतलब क्या हो गया कि दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करता है। चलिए इसको इरेज करते हैं और फिर थोड़ा सा इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगला स्लाइड की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। चलिए हम लोग अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, जल्दी कवर करते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा होने जा रहा है। लिखता है व्हाट डू यू मीन बाई मोमेंटम, मोमेंटम से आप क्या समझते हैं। देखिए मोमेंटम का डिफिनेशन शॉर्टकट में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि मेजर ऑफ द क्वांटिटी, मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मोशन, मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्या लिखिएगा, मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मोशन, माने मोशन के क्वांटिटी को, किसी भी ऑब्जेक्ट का लिख सकते हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के क्वांटिटी को मेजर करना, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये आपका हो गया मोमेंटम। मोमेंटम का ऐसा यूनिट लिख दीजिएगा। ठीक है, केजी मीटर सेकेंड लिख सकते हैं। उसके अलावा यहां पे देखिएगा लिखा हुआ है व्हीकल इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ मीटर 5 मीटर पर सेकेंड। व्हीकल एक है, वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द मोमेंटम, अब देखिए मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, 5000 kg मीटर सेकेंड, ये आप कैसा यूनिट हो गया। ठीक है, पूछ रहा है मास, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। P बराबर क्या होता है, m इंटू V, इसीलिए आप मोमेंटम कैसे भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, अब यहां पे लिख दीजिएगा मोमेंटम के बराबर 5000 kg मीटर सेकेंड बराबर, मास तो आपको पता है नहीं, m की जगह पे m रहने दीजिए, वेलोसिटी आपको पता है 5 मीटर सेकेंड। देखिए s से s कट जाएगा, सेकेंड से सेकेंड, m से m कट जाएगा, तभी तो आपका मास बराबर सिर्फ केजी बचेगा। और आपको 5 से आप इसको काट सकते हैं 1000 बार में, तो बताइए मास बराबर आपका आ गया 1000 केजी। ये आपका आंसर हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले आप मोमेंटम को समझिएगा, मोमेंटम का डिफिनेशन क्या लिखे, मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के क्वांटिटी को मेजर करना मोमेंटम कहलाता है। मोमेंटम कंजर्व रहता है क्लोज सिस्टम के अंदर, और क्लोज सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तब। मोमेंटम अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे आगे सीनियर क्लास में पढ़िएगा, लिनियर मोमेंटम के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, एंगुलर मोमेंटम के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका इतना पूरा हो गया, क्लियर हो गया, आप समझ सकते हैं। नेम द ऐसा यूनिट ऑफ थ्रस्ट
बहुत आसान ऐसा यूनिट ऑफ थ्रस्ट क्या है? 8 क्लास की किताब में आप पढ़े हुए, 9 क्लास की बुक में भी दिया हुआ एनसीईआरटी में। थ्रस्ट एक परपेंडिकुलर फोर्स है, जैसे आप अगर क्लिप लगा रहे हैं यहां पे परपेंडिकुलर ही पुश कर रहे हैं, बुलेटिन बोर्ड पे आप क्लिप लगाते हैं, पिन लगाते हैं, वो आपका थ्रस्ट हो गया। ध्यान में रखिएगा, थ्रस्ट क्या है? फोर्स है। तो ऐसा यूनिट बताइए क्या होता है? न्यूटन होता है। एन लिख दीजिए, कैपिटल एन लिखिएगा, ठीक है। और प्रेशर का क्या लिखिएगा? पास्कल लिख दीजिएगा। प्रेशर का क्या लिखिएगा? पास्कल। या बहुत कोई सीजीएस भी लिख सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। अब ये कैसे आया? बहुत आसान है, इसको हम लोग थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, ठीक है। ये आप यूज कीजिएगा यूनिट के लिए, ऐसा यूनिट के लिए। ये आपको एक्स्ट्रा में हमने लिखवा दिया, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। इसके अलावा टॉर है, इसके अलावा आपका एटीएम है, और भी बहुत सारा होता है ऐसा यूनिट। लेकिन आपको पास्कल मेन ऐसा यूनिट में आएगा, वो सब सीजीएस में आ सकता है या अदर यूनिट में आप लिख सकते हैं। अब न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर कैसे आया? आप बताइए। प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स बाई एरिया। अब फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बहुत कोई न्यूटन को केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर लिख सकता है। क्या लिख सकता है? केजी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, और नीचे है पहले से मीटर स्क्वायर, तो केजी मीटर और नीचे मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा नीचे। बात समझ रहे हैं? ये जो है आपका एक न्यूटन को डिफाइन करता है, 1 केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड स्क्वायर आ गया नीचे, 1 मीटर से 1 मीटर कट के, बताइए क्या हो जाएगा? केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये भी तो हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है? पास्कल के बारे में ऐसा यूनिट पूछा है। न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर याद कर सकते हैं, पास्कल याद कर सकते हैं, टॉर याद कर सकते हैं, या फिर आपका एमएम ऑफ एचजी याद कर सकते हैं मरकरी के हिसाब से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। इन विच सिचुएशन डू वी एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन ए ग्राउंड व्हेन वी स्टैंड ऑन वन फुट और ऑन द बोथ फुट या फीट? ठीक है, एक पैर से अगर खड़ा रहते हैं, जैसे एक पैर से अगर हम खड़ा रहते हैं, एक पैर अगर हम ऊपर कर लेते हैं, या दोनों पैर अगर हम रखते हैं, किस केस में बताना है कि ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा? तो देखिए यहां पे ध्यान से आपको दिख रहा होगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। चलिए फिर ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं इसको कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, हम बोल रहे हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एरिया। ध्यान में रखिएगा। आप बताइए कि एरिया अगर आपका घट जाता है तो प्रेशर आपका क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर एक पैर पे खड़ा हो रहे हैं तो एरिया आपका कम हो गया, 2 पैर पे एरिया बढ़ जाएगा, एक पैर पे एरिया अगर कम हुआ तो प्रेशर आपका क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यहां पे सिंगल फीट वाला को आपको टिक लगाना है, मतलब कि लिख देना है कि 1 फुट पे अगर खड़े रहते हैं तो प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रिएटेड एंड स्मूथ मसल। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं तो आपको जल्दी से लिख के दिखाते हैं। ठीक है, चलिए इसको फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिएगा ध्यान से यहां पे कि स्ट्रिएटेड को ही हम लोग वॉलंटरी भी बोल सकते हैं, और एक आपका दूसरा यहां पे दिया हुआ है स्मूथ, इनवॉलंटरी का पार्ट है। इनवॉलंटरी में आपका कार्डियक भी है, इनवॉलंटरी में आपका क्या है? कार्डियक भी है। तो स्ट्रिएटेड में पहला आप लिख देंगे कि वॉलंटरी होता है, वॉलंटरी होता है, ये आपका इनवॉलंटरी होता है, ये लिखिएगा आप इनवॉलंटरी होता है। ध्यान में रखिएगा। सेकेंड मस्कुलर टिश्यू का एग्जांपल है, ध्यान में रखिएगा, मस्कुलर टिश्यू का पार्ट है, सॉरी। सेकेंड आप यहां पे लिख सकते हैं कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये आपका यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ये ध्यान में रखिएगा। 2 डिफरेंस लिखना था, वॉलंटरी लिखिएगा, उधर इनवॉलंटरी लिखिएगा स्मूथ में, इधर मल्टी न्यूक्लिएटेड। यूनिट शेप के बारे में लिख सकते हैं कि सिलिंड्रिकल शेप होता है, सिलिंड्रिकल शेप होता है, सिलिंड्रिकल शेप होता है। यहां पे लिख सकते हैं आप स्पिंडल शेप होता है, स्पिंडल, टैपरिंग एंड होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा एग्जांपल हो गया। चलिए अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो लेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो बन चुका है। व्हाट हैपेंस व्हेन एपिकल मेरिस्टेम इज डैमेज? एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है रूट और शूट के टिप रीजन पे, और ग्रोइंग टिश्यू है, आपको याद है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ग्रोइंग टिश्यू, उसी का पार्ट है एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। एपिकल नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं करेगा। आप लिख सकते हैं सिंपली, इट विल प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टीम, या शूट लिख सकते हैं स्टीम, रूट एंड स्टीम, क्योंकि रूट और स्टीम के ही, शूट के ही टिप पे ये पाया जाता है। ठीक है, ग्रोथ रुक जाएगा। ब्लड प्लेटलेट आर रिमूव, अगर ब्लड प्लेटलेट ब्लड से हट जाए, देखिए ब्लड प्लेटलेट का बहुत बड़ा एक वीडियो मैंने बनाया है,
उसको आप जाके जरूर देखिएगा। ब्लड प्लेटलेट का मेन काम है क्लॉटिंग। यहां लिख सकते हैं क्लॉटिंग विल नॉट हैपन, क्लॉटिंग विल नॉट हैपन, क्लॉटिंग विल नॉट हैपन। आप वीडियो देखिएगा वो वाला ब्लड वाला, ब्लड प्लेटलेट वाला सॉरी, और 2 पार्ट में है, और कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा एंजाइम की वजह से ब्लड प्लेटलेट वर्क कर पाता है। चलिए इरेज हो चुका है, अब हम लोग देखते हैं 5वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई कैन सी वाटर बी क्लासिफाइड एज होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। देखिए होमोजीनियस क्यों है, क्योंकि सॉल्ट डिजॉल्व, लिखिएगा ड्यू टू डिजॉल्व सॉल्ट, डिजॉल्व सॉल्ट, ठीक है। और हेटेरो क्यों है, ड्यू टू इंप्यूरिटीज, लिखिएगा इंप्यूरिटीज। इसीलिए आपको होमो और हेटेरो इसको कंसीडर किया जाता है, किसको, सी वाटर को, क्योंकि होमोजीनियस क्यों है, डिजॉल्व सॉल्ट की वजह से, और इंप्यूरिटीज की वजह से हेटेरोजीनियस है। वैसे ही आप ब्लड में देखिएगा प्लाज्मा होमोजीनियस है और ब्लड आपका हेटेरोजीनियस है। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा, बहुत लंबा वीडियो है, लेकिन पूरा का पूरा वीडियो आप देखिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और लास्ट जाते जाते आपको एक चीज हम सुनाते हैं, इस पे गौर फरमाइएगा थोड़ा। 1 मिनट। लिखा हुआ है कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है दोस्त, हर जीत आपकी है दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो।